हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है हम वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही बता दिया था दैट द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। उसमें से हम अपने दो मेन कॉन्टिनेंट पढ़ चुके हैं, मतलब कि हम अपना 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा 3rd पार्ट है। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था दैट इज योर एशिया। एशिया के बारे में मैंने आपको बताया था दैट एशिया जो है वो दैट इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज एरिया। अगर आपसे पूछे विच कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज तब भी एशिया, पॉपुलेशन वाइज तब भी एशिया। फिर हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में मैंने आपको बताया था दैट इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज एरिया। ये चीज मैंने आपको ऐसी होप कि ये 2 पार्ट आपको क्लियर होंगे। तो जिन्होंने ये 2 पार्ट नहीं देखे, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए, उधर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उधर आपको सिस्टमैटिक वाइज सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये 2 पार्ट आप जरूर देख ले। तो आज है हमारा 3rd पार्ट जिसमें हम बात करेंगे यूरोप, विच इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जो एक 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं, 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। एरिया वाइज 3rd नहीं है, ये एरिया वाइज 2nd लास्ट है। ये आपको मैं डिटेल में आगे बताने वाला हूं, बस अभी इतना समझो। आपने अभी क्या करना है, इसे ग्रैब करने की कोशिश करनी है, पाने की कोशिश करनी है। बाद में थ्योरेटिकल आपको सारा का सारा सब कुछ मिलेगा, आप खुद आंसर्स बोलोगे, बस जो मैं आपको बता रहा हूं उसे आप पाओ। ठीक है, मतलब कि आप इधर देख सकते हो, ये हमारा वर्ल्ड मैप है जिसमें कॉन्टिनेंट्स है। फर्स्ट नंबर अगर पॉपुलेशन वाइज बता रहा हूं मैं, फर्स्ट नंबर बेचारा एशिया ले लेता है, दूसरा नंबर हमारा अफ्रीका ले लेता है, तीसरा नंबर यूरोप। मतलब ये जो हमारा ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ना, इतना इतना हिस्सा, इसमें सबसे ज्यादा आबादी रहती है। 60% मैंने बताया था एशिया में ही रहती है पूरे वर्ल्ड की, 14% तो इसी में रहती है। 60 + 14 74 तो इधर ही हो गया, बाकी यूरोप भी बचा। तो इधर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड द अंटार्कटिका, इधर आपको बहुत ही कम पॉपुलेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी ऑफ यूरोप। होप कि आपको भी क्लियर हो गया होगा, कोई आशंका नहीं होगी कि 3rd लार्जेस्ट ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है यूरोप। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था दैट यूरोप एंड एशिया, इनको एक सुपर कॉन्टिनेंट का भी नाम दिया जाता है। इन्हें इकट्ठे भी पढ़ा जाता है क्योंकि इनमें कोई फिजिकल डिवीजन नहीं है, ये दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है, बस इनके बीच में जो डिवीजन है, दरार है, वो लाया है एक हमारा माउंटेन जिसे हम बोलते हैं यूरल माउंटेन। ठीक है, ये जो आपकी दरार आ गई। फिर इधर आपका आता है ब्लैक सी, ठीक है, इधर आपका कैस्पियन सी, इधर ब्लैक सी, इधर आपका आता है मेडिटेरियन सी। जो मेडिटेरियन यूरोप और अफ्रीका है एक दूसरे से कैसे डिवाइडेड है, विद मेडिटेरियन सी। आपसे यह पूछा जा सकता है। इधर आपका एक स्ट्रेट आ जाता है, स्ट्रेट के बारे में मैंने आपको बताया है, अफ्रीका की कॉन्टिनेंट में हमने पढ़ा था, वही आपका यूरोप में भी कंटिन्यू होगा, दैट स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। तो अफ्रीका एंड यूरोप आर डिवाइडेड बाय विच स्ट्रेट, तो आपका आंसर होना चाहिए बाय स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप ये देख सकते हो, आपके सामने ये पीडीएफ है जो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। इधर से हमारा यूरोप स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम इसकी कुछ पॉलिटिकल डिवीजन देख लेते हैं। हम इसमें देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है। ये रहा आपका यूरोप। यूरोप मैंने आपको बताया एशिया से आपका डिवाइडेड है। इधर आपका ब्लैक सी आ गया और इधर आपका एशिया आ गया। ठीक है, ये हिस्सा जो है आप कह सकते हो ये रशिया का भी। ठीक है, ये हिस्सा जो है ये आपका आ जाता है यूरोप सर। इसमें अब ना ध्यान से सुनना, जो मैं आपको जैसे जैसे कंट्री बताऊंगा आपने वैसे वैसे लिखते रहनी है। एक ऐसे करो, आप इसका आउटलाइन बना लो, बिल्कुल डिट्टो नहीं बनाना है, थोड़ा सा आउटलाइन ऊपर नीचे चलता है इतना। और नीचे आपका क्या आ गया, अफ्रीका आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपने बनाना है इधर, इसकी सबसे मेन कंट्री आ जाती है आपकी इटली। ये आपकी आ गई इटली।
ये आप देख सकते हैं शू के स्ट्रक्चर में है, ठीक है, ये शू की स्ट्रक्चर, ये आपने याद रखना है। इटली इसके इस तरफ आती है, इटली आपके कौन से मेडिटेरियन सी के साथ मैच करती है, आप देख सकते हो इधर आपका एड्रियाटिक सी के पास पड़ी है, ठीक है, इसके नीचे ही इटली जैसा ही नाम दे दिया जैसे योनियन सी, ठीक है। इटली के ऊपर ही द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज स्विट्जरलैंड। आप देख सकते हो इधर आपका स्विट्जरलैंड आ गया, और इधर से हम बात करें तो आपका सबसे पहले इधर स्पेन आ गया, स्पेन के बाद फ्रांस आ गया। ये कंट्रीज अभी आपने याद रखनी है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया, ये जो शू की स्ट्रक्चर में है ये आपका आ गया इटली, इटली के ऊपर आपका आ गया द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस स्विट्जरलैंड। अगर हम हमारे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो स्पेन, स्पेन के ऊपर फ्रांस, ठीक है। ये जो मैं आपको कंट्रीज बता रहा हूं, आप ये मेन कंट्रीज होती हैं, ये आपने याद रखनी है। जब हमारा फ्रांस हो गया, फ्रांस के ऊपर आप चल जाओगे तो जर्मनी, ठीक है, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। जब जर्मनी आ गया, इधर मैं आपको ले जाता हूं, ये आपका आ गया यूनाइटेड किंगडम। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना, आपको सब कुछ बताऊंगा, यूके क्या है, ब्रिटेन क्या है, आपका इंग्लैंड क्या है, ठीक है। ये आपका आ गया यूनाइटेड किंगडम, इधर आपका आ गया आयरलैंड। अब बच्चों को ना बड़ी बात प्रॉब्लम रहती है, ध्यान रखना, ये आयरलैंड है एंड द अबव पार्ट इज आइसलैंड। आप ऐसे ही आ सकते हो, ये आपका पानी से गिरा हुआ चारों तरफ से आइलैंड है, तो इसलिए पानी बर्फीला, ठीक है, आपने इसको क्या बोलना है, आइसलैंड, नीचे वाला आयरलैंड, ठीक है, जो यूके के साथ में। फिर इधर आपकी आ जाती है, आप इधर देख सकते हो, दिस वन इज योर यूरोपियन रशिया, ठीक है, मैंने आपको बताया था रशिया आपका एशिया में भी पाया जाता है एंड कुछ पार्ट इसका आपका यूरोप में भी। फिर इधर आपका आता है फिनलैंड, द लैंड ऑफ लेक्स जिसे बोला जाता है, और इधर आपका आ जाएगा डेनमार्क, आप देख सकते हो, स्वीडन इधर आ गया, नॉर्वे इधर आ गया, ठीक है। ये जो मैंने आपको कंट्रीज बताई हैं ये मेन कंट्रीज आपने याद रखनी है। यूक्रेन भी इधर आपकी आ गई, आप इसको भी याद रखिए, ठीक है। ये आपको मैंने मेन इसकी जो कंट्रीज हैं वो आपको बता दी हैं, जो जिसकी आपको प्लेसमेंट पता होनी चाहिए। इसका आपने क्या करना है, एक छोटा सा ओवरव्यू, छोटा सा आपने स्केच बना के रखना है अपने नोट्स में, जिसे आप देखते ही आप पहचान लो। आप इसे देख सकते हो, इटली, जैसे कि इटली है, डैट इज सर ने बताया था कि शू की स्ट्रक्चर की तरह। जब उसके ऊपर जाओ तो स्विट्जरलैंड, उससे नीचे की ओर आओ पहले स्पेन, फ्रांस, फिर जर्मनी, ऊपर आपका आता है यूके, यूके के साथ आपका आता है आयरलैंड, ठीक है। फिर आपकी ये जो 3 कंट्री हो जाती हैं, ये 3 कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड दिस पार्ट इज आइसलैंड, और ये आपका रशिया आ गई। ये कुछ मैंने आपको कंट्रीज बताई हैं जो आपने याद रखनी है। और इधर आपका आ गया लंदन, ठीक है, जहां से आपका प्राइम मेरिडियन पास होता है 0 डिग्री, आप देख सकते हो, ये आपका आ गया प्राइम मेरिडियन जो इधर से ये पास हो रहा है, ये, ठीक है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं जो आपका प्राइम मेरिडियन है कौन सी मेन सिटी से पास ऑन होता है, तो आपका आंसर है सर लंदन, प्राइम मेरिडियन जो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है, तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है दैट यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री, सॉरी, कॉन्टिनेंट इन साइज एंड द 2nd स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड द 3rd लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने इधर तक देखो, अभी पहले इधर तक मैंने क्या बोला, यूरोप जो है, हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है सर, आपने बताया 7। यूरोप को अगर हम साइज वाइज बांटे तो इसका 6ठा रैंक है, 6th रैंक है, 7th रैंक ऑस्ट्रेलिया का है। मतलब कि अगर आपसे पूछ ले यूरोप कौन से कॉन्टिनेंट से बड़ा है, तो आपका आंसर है सर ओनली एंड ओनली ऑस्ट्रेलिया। हो सकता है कि आपसे उधर ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ कॉन्टिनेंट पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए दैट द यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में मुझे कह सकते हैं दैट इट इज द 2nd स्मॉलेस्ट, ठीक है। अगर हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करें, सबसे छोटा कौन, ऑस्ट्रेलिया, 2nd नंबर पे कौन, यूरोप, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, इट इज द 3rd लार्जेस्ट, फर्स्ट वन एशिया, 2nd वन अफ्रीका एंड द 3rd वन इज यूरोप। It is bordered by the Arctic Ocean, on the north by Arctic Ocean, west by Atlantic Ocean, south by Mediterranean Sea, Black Sea and the Caspian Sea। तो ये क्या कहता है, कहता है ये जो यूरोप है
यूरोप जब आप देखोगे तो इसके नॉर्थ साइड पे आप क्या पाओगे सर, नॉर्थ साइड पे हम इसका अटलांटिक ओशन पाएंगे। अगर हम बात करें इसके हम वेस्ट साइड पे क्या पाएंगे, ठीक है, सॉरी अटलांटिक नहीं, आपका आर्टिक आएगा नॉर्थ साइड पे, सॉरी। और अगर हम इसकी वेस्ट साइड पे बात करें, ठीक है, वेस्ट साइड ये आपकी आ गई, वेस्ट साइड पे कौन सा आएगा, अटलांटिक ओशन। और अगर हम इसके ईस्ट साइड पे बात करें, ईस्ट साइड पे आपके यूरल माउंटेन्स आ जाएंगे जो आपके एशिया और यूरोप के बीच में है। एशिया आपका आ जाएगा, कैस्पियन सी आपका आ जाएगा, ब्लैक सी आपका आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोप के नॉर्थ साइड पे क्या है, आपका आंसर है सर आर्टिक ओशन। यूरोप के वेस्ट साइड पे क्या है सर, अटलांटिक ओशन। यूरोप के ईस्ट साइड पे क्या है, यूरल माउंटेन हम कह सकते हैं, एशिया हम कह सकते हैं, साथ में ब्लैक सी, कैस्पियन सी हम कह सकते हैं। अगर मैं बोलूं इसके साउथ में क्या है, साउथ में तो इसका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो ये चीज आपको मेन चीज क्या है, लोकेशन आपने याद रखनी है। होप कि आपको क्लियर होगा, क्योंकि मैं आपको तभी बोलता हूं ये मैप के थ्रू जो मैं समझा रहा हूं ना, मैप क्या होता है आप इसे दिमाग में बसा लो। ये जो आपका वर्ल्ड कॉन्टिनेंट का मैप है ना, इसको आपने अगर बसा लिया आपको अपने आप याद हो जाएगा कि ये किसके नॉर्थ में, किसके वेस्ट में, किसके साउथ में और किसके ईस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं यूरोप इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। मैंने आपको इंडिया का जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था पेनिनसुला क्या होता है। मैंने आपको बताया था पेनिनसुलर रीजन वो होता है विच इज सराउंडेड बाय वाटर, विच इज सराउंडेड बाय वाटर बाय 3 साइड। मतलब 3 साइड पे उसका पानी ही पानी है, लेकिन एक साइड पे आप कह सकते हो कि आपकी वो पृथ्वी लैंड है। आप इधर देख सकते हो, ये जो आपका यूरोप है, पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, इसमें बहुत से पेनिनसुला है, यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत से पेनिनसुला है। तो उसी कारण हम इसे पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही साइड से एशिया से घिरा हुआ है, एक ही साइड इसकी लैंड है, बाकी हर तरफ इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, ठीक है। तो उसके कारण आपसे पूछा जा सकता है पूरे वर्ल्ड में पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कौन कहलाता है, तो यूरोप आपका आंसर होना चाहिए। और ये बड़ी बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका आता है लोकेटेड इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड मोस्टली इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसके लिए मैं आपको अफ्रीकन पार्ट पे ले जाता हूं, उधर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको याद होगा जब हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पढ़ा था, ये रहा आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मैंने आपको बताया था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 0 डिग्री इधर से भी निकलता है, 0 डिग्री इधर से भी निकलता है। देखो ये क्या है, 0 डिग्री वाला इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के अबव पार्ट सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो इधर से हमारा यूरोप स्टार्ट होता है, तो क्या आपका ये जो यूरोप है, यूरोप आपका साउथ साइड पे आया? नहीं आया। ये इधर से तो आपका यूरोप स्टार्ट हो रहा है, इधर कहीं है यूरोप? नहीं है। तो हमारा आंसर होना चाहिए जो यूरोप है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और कहीं पे नहीं है, ठीक है, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, ये देखो आपका लॉन्गिट्यूड जा रहा है, मोस्ट ऑफ द पार्ट, मैंने उधर साफ साफ लिखा है जो यूरोप का मोस्ट पार्ट है वो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ये हल्का सा हिस्सा है जो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो मैंने उधर साफ लिखा हुआ, आप देख सकते जो यूरोप कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा, ठीक है, एंटायरली इधर लिखा हुआ मैंने, पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, सॉरी लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो कुछ हिस्सा आपका वेस्टर्न में है, लेकिन मोस्टली ईस्टर्न पार्ट में ही है। बाद में बात करते हैं इसकी डिग्री आपकी कौन सा लॉन्गिट्यूड है और कहां तक ये स्ट्रेच है। तो अगर हम इसके लैटिट्यूड की बात करें, दैट इज 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 80 डिग्री नॉर्थ तक है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, देखो दोनों नॉर्थ है क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाई जाती है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, दैट इट इज 10 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि यूरोप में कितनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, बड़ी जगह आपको 44 भी मिलेंगी, लेकिन मैं अभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज बात कर रहा हूं, और जो आपसे पूछा जाता है ना वो ये उसी का आंसर है,
ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि यूरोप में कितनी कंट्रीज हैं, तो दैट इज 51 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। और उसमें से सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है सर? आंसर इज रशिया। रशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट यूक्रेन एंड द फ्रांस। आप मैप में देख भी सकते हो, मैंने आपको ऊपर मैप प्रोवाइड किया हुआ है। यूक्रेन आप देख सकते हो कितनी बड़ी है। यूक्रेन के बाद आपकी फ्रांस आ जाती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज रशिया, सेकंड वन इज यूक्रेन, थर्ड वन इज फ्रांस। और अगर स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें, स्मॉलेस्ट कंट्री इज वेटिकन सिटी विच इज द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड ऑल्सो। यूरोप में तो स्मॉलेस्ट है, लेकिन वर्ल्ड में भी सबसे छोटी सिटी यूरोप में ही है, दैट इज वेटिकन सिटी। आपको मैं मैप में दिखा देता हूं। तो इस मैप में आपका वेटिकन सिटी तो नहीं है, मैं आपको एरिया बता देता हूं, बिल्कुल पॉइंटेड सी है। ये रोम के बिल्कुल पास में आपका इधर वेटिकन सिटी पड़ जाता है। अब इधर क्या लिखा हुआ है, डैट द सिटी स्टेट एनक्लेव विद इन इटली। मैंने आपको बताया इटली के अंदर ही है, ठीक है। इज द स्मॉलेस्ट कंट्री मेड बोथ बाय पॉपुलेशन एंड बाय साइज। ये आपकी स्मॉलेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज भी एंड द साइज वाइज। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे वो बोलता है दैट यूरोप इज द कॉन्टिनेंट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसमें एक करेक्शन है, ठीक है, इसको मैं अपनी जब आपको प्रोवाइड करूंगा तब ठीक कर दूंगा। यूरोप इज द कॉन्टिनेंट विद द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। फर्स्ट हाईएस्ट हमारी एशिया आ जाती है, सेकंड नंबर पे हमारी आती है यूरोप। यूरोप में मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे हमारी यूरोप आएगी। मतलब कि अगर इधर से 1 किलोमीटर, इधर से 1 किलोमीटर, इधर से 1 किलोमीटर और इधर से 1 किलोमीटर, इसमें कितने लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग यूरोप इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्री, ठीक है। और यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? दैट इज वोल्गा रिवर। दैट इट इज द इन रशिया एंड इज यूरोप्स लॉन्गेस्ट रिवर। और इसकी लेंथ आप देख सकते हो 3692 लॉन्ग। अगर माउंटेन की बात करें, टॉलेस्ट माउंटेन इधर कौन सा पाया जाएगा? माउंट एल्ब्रस इन रशिया। रशिया में ही रिवर भी हाईएस्ट, और आपकी यूरोप में ही आपकी जो रशिया में ही आपकी टॉलेस्ट माउंटेन भी मिल जाएगा। अब बात आती है यूरोप से, ठीक है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप से कौन सा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास करेगा? तो दैट इज योर ओनली एंड ओनली आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल ही ऐसा है, आर्टिक सर्कल ही आपका सिर्फ और सिर्फ यूरोप से पास होता है। आप ऊपर मैप में देख सकते हो, मैं आपको ऊपर मैप दिखा देता हूं। ये रहा आपका वर्ल्ड मैप, ठीक है। आपको पता है 5 आपकी आ जाती हैं। एक आपकी आ गई इक्वेटर। इक्वेटर आपकी यूरोप से पास हुई? नहीं हुई सर। इक्वेटर के बाद आपकी आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी यूरोप से पास हुई? नहीं हुई। नीचे आपकी आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वो भी पास ऑन नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ आर्टिक सर्कल ही ऐसा है जो यूरोप से पास होता है। आपसे पूछा जा सकता है क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यूरोप से पास होता है? आपका आंसर है नो। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यूरोप से पास होता है? नो। क्या आर्टिक सर्कल यूरोप से पास होता है? तो यस। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आप सभी को इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन क्या, आप सभी को ये चीजें पता भी नहीं होंगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये चीज कभी पढ़ रहे होते हो। अब मैं बात करता हूं ग्रेट ब्रिटेन। आपके दिमाग में आ रहा होगा सीधे डायरेक्टली इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, सीधे इंग्लैंड। हम सब सोचते हैं कि ये सब एक ही है, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि ये अलग अलग है। आपको मैं नीचे मैप में दिखाता हूं। चलो पहले ऊपर वाला मैप देखते हैं यूरोप का। आप सभी को मैंने बताया दैट इधर आपका यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया आयरलैंड। ये चीज 2 चीजें मैंने बताई। अब मैं बताऊं इधर ना आपकी 3 कंट्रीज हैं। इधर आपकी आती है वेल्स, इतना इतना हिसाब मान सकते हो। इधर आपका आता है इंग्लैंड, और इसके ऊपर आपका आता है स्कॉटलैंड, ठीक है। ये स्कॉटलैंड, वेल्स और इधर इंग्लैंड। EWS इंग्लैंड, W से वेल्स, S से स्कॉटलैंड। EWS से आप याद कर सकते हो। जब ये EWS हम इकट्ठे पढ़ते हैं तो इसे हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। घबराओ मत, लिखा सब कुछ है, अभी बस समझने की कोशिश करो। लेकिन जब इस EWS में एक N भी जुड़ जाता है, मतलब आप लगा सकते हो न्यूज, ठीक है। जब इस EWS में N भी जुड़ जाता है, न्यूज, मतलब न्यूज इधर आपका आता है नॉर्दर्न आयरलैंड। आयरलैंड को भी 2 पार्ट में बांटा है, नीचे वाला आयरलैंड, ऊपर वाला नॉर्दर्न आयरलैंड। जब नॉर्दर्न आयरलैंड जुड़ जाता है तो तब हम इसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम।
ठीक है, नीचे मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी। तो आप इधर देख सकते हो इन्होंने प्रॉपरली इधर शो किया हुआ है। जब हम ये 3 कंट्रीज पढ़ेंगे तो तब हम इसे ब्रिटेन बोलते हैं, जब साथ में ये भी जुड़ जाएगा तो तब हम इसे यूनाइटेड किंगडम बोलेंगे। फिर जब हम इस पूरे को पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब कि आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी, नॉर्दर्न आयरलैंड भी, और ये तीनों पांचों, जब हम ये पांचों की पांचों चीजों को पढ़ेंगे तो इसे हम बोलते हैं ब्रिटिश इसेल्स। आपने ये चीज याद रखनी है, ऊपर मैंने प्रॉपर्ली लिखा हुआ, आपको दिखा देता हूं, प्लस का साइन डाल के लिखा है मैंने इधर, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। आपने कैसे याद रखना है, डैट ग्रेट ब्रिटेन जो है वो हमारा बना है EWS, EWS। और जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें जब हम ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड ऐड कर देंगे तो हमारा यूके कहलाता है। और जब आयरलैंड और ब्रिटेन दोनों के दोनों, जब ये हिस्सा है और ये हिस्सा दोनों के दोनों मिल जाते हैं तो तब हम इसे बोलते हैं ब्रिटिश इसेल्स। ठीक है, होप कि क्लियर होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता चल गया होगा व्हाट आर यूनाइटेड किंगडम, व्हाट आर ग्रेट ब्रिटेन एंड व्हाट आर ब्रिटिश इसेल्स। अब जो यूरोप है ना, यूरोप को कुछ कल्चरल वाइज बांटा गया। उधर पाया जाता है कि कुछ कॉमन कल्चर है, तो उनने 3-4 ऐसी कंट्रीज हैं उन्हें एक ही नाम दे दिए। जैसे कि आप देख सकते हो स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्डिक कंट्री, थर्ड वन इज बाल्टिक कंट्री और बल्कान कंट्री। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। आपसे उधर पता है क्या क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको ग्रेट ब्रिटेन बताया ना, आपसे पूछा जा सकता है ग्रेट ब्रिटेन में कौन सी कंट्री नहीं आती। उधर 3-4 ऑप्शन होंगे, आपने बताना ये कंट्री नहीं आती। यूनाइटेड किंगडम में कौन सी कंट्री नहीं आएगी, कौन सा नेशन नहीं आएगा, तो आपने उधर बताना है कौन सा नेशन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, EWS। इसके लिए न्यूज, यूनाइटेड किंगडम के लिए आपने क्या याद रखना है, न्यूज, और ब्रिटिश सेल्स में तो सब कुछ आ जाएगा। अब जो कल्चरल वाइज यूरोप को बांटा है, फर्स्ट वन इज योर स्कैंडिनेवियन कंट्री। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में आपकी आती है DNS, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ये कंट्रीज बिल्कुल साथ साथ में मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं, ये रही। जब आपका ये रहा डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, DNS, ये 3 कंट्रीज आपकी कहलाती है स्कैंडिनेवियन कंट्री। जब इस DNS में आप 2 आइसलैंड जोड़ लो, मतलब फिन और आइस, ठीक है, एक फिनलैंड एक आइसलैंड, तो ये हमारा कहलाता है नॉर्डिक। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो हमारा स्कैंडिनेवियन है दैट इज योर DNS, जो हमारा नॉर्डिक है DNS में DNS FI याद रख लो, या IF याद रख लो, या फिन आइस याद रख लो, फिन आइस। ठीक है, फिन से मतलब फिश की ऐसे थोड़ी बहुत साउंडिंग देते हैं, और आइस आइसलैंड। ठीक है, फिर तीसरी हमारी आती है बाल्टिक सी। ठीक है, आप इधर देख सकते हो बाल्टिक कंट्रीज हमने पढ़नी है, ये बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी के साथ 3 कंट्रीज आती है, लिथुआनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। ये 3 कंट्रीज मिलके बाल्टिक कंट्रीज बनाती। आपने याद रखनी है, ये 3 कंट्रीज इकट्ठे हैं, ये एक पेनिनसुला बनाती हैं बाल्टिक सी के साथ, तो इसलिए इसे ये बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। नीचे आपको मैं दिखा देता हूं, आप इधर से याद कर सकते हो। बाल्टिक में 3 ही आएंगी, एस्टोनिया, लिथुआनिया एंड लिथुआनिया। ठीक है, LLE भी कर सकते हो, LEL भी कर सकते हो, आपने जैसे इसको याद रखना है। ये तीनों आपको मैंने आपको लोकेशन बता दी। उसके बाद हमारी बल्कान कंट्रीज आती है। बल्कान कंट्री के लिए मैंने नीचे मैप भी लिया हुआ है, वो आपको मैं दिखा देता हूं। बल्कान कंट्रीज में 9 कंट्रीज आ जाती हैं आपकी, ये देख सकते हो, ये आपकी 9 कंट्रीज होती हैं। ये आपको याद करनी पड़ेंगी, आपसे पूछा जा सकता है कि बल्कान्स में कौन सी कंट्री नहीं आती, कौन सी आती है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो यही थी आपकी कुछ डिवीजन ऑफ, आप कह सकते हो, यूरोप की। अब आगे मैंने लिखा है फिनलैंड इज कॉल्ड लैंड ऑफ लेक्स बिकॉज सेवरल लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस शीट। अब फिनलैंड को लैंड ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। बड़ी बार पूछा गया एग्जाम में कि कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ लेक्स से जाना जाता है, तो आपने बताना है फिनलैंड, क्योंकि इधर से बड़ी सी लेक्स ओरिजिनेट होती है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस शीट। अब कुछ हम पढ़ लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट रिवर। मैंने आपको बता दिया दैट द लार्जेस्ट इज वोल्गो। ठीक है, अब सेकंड लार्जेस्ट हमारी आती है राइन रिवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर है राइन रिवर, आप इधर देख सकते हो, ये हाँ ये लिए मैंने, क्योंकि स्विट्जरलैंड आप सभी को पता है कि स्विट्जरलैंड एक इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सबसे खूबसूरत देश है, तो स्विट्जरलैंड से ही क्योंकि ऑरिजिनेट होती है, आप इधर से देख सकते हो, तो उसके कारण ये क्या करता है, जर्मनी और फ्रांस में
एक बॉर्डर की तरह काम करता है, ठीक है। देखो इनके नेचुरल बॉर्डर के ऊपर से निकल रहा है, तो उसकी कहानी इंपॉर्टेंट बन जाती है। आप ऊपर देख सकते हो मैंने क्या लिखा है राइन रिवर के बारे में। राइन रिवर इज सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप सेकंड लार्जेस्ट रिवर। राइन रिवर प्राइमरी सोर्स इज स्विस एल्प। आपसे पूछा जा सकता है जो राइन रिवर है उसका सोर्स कहां पे है, तो स्विट्जरलैंड में है। और कहां पे, स्विस एल्प इशूइंग फ्रॉम राइन वाल्डर ग्लेशियर। अब राइन रिवर के अलग अलग नाम हैं। नीदरलैंड में ये रीजन के नाम से जानते हैं, फ्रांस में रीन के नाम से, और जर्मनी में EIN के नाम से, ठीक है, राइन। आप इधर देख सकते हो थोड़े थोड़े डिफरेंस है। तो आपसे पूछा जा सकता है राइन रिवर जर्मनी में किस नाम से जानी जाती है। पूछा क्या, पूछा जाता है ये बड़ी बात। तो तभी मैं ये राइन रिवर मैं आपको इंपॉर्टेंट उसी प्रोस्पेक्ट से पढ़ा रहा हूं कि आपके 2-3 नंबर जो इसमें से आने हैं वो भी कहीं नहीं जाए, ठीक है। मैं कोई ज्यादा डीप में नहीं जाऊँ, बच्चे कहते सब बड़ी डीप में हो गया, तो इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि 2021 आपके नाम हो, आपके 2021 के एंड में आपके पास एक जॉब होएगा, आप सक्सेसफुल पर्सन हो, आपके पास एक सिक्योर पोजीशन हो। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी उससे बढ़कर आगे निकलना पड़ेगा। जो 2-2.5 लाख फॉर्म फिल हुए हैं उनसे आपको हटके काम करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आप देख सकते हो राइन रिवर कौन कौन सी कंट्री से पास ऑन होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ फिजिकल फीचर हैं, घबराओ मत, अब खत्म है, कुछ ज्यादा डीप में नहीं है। तो इसके कुछ फिजिकल डिवीजन आप देख सकते हो। पहला आपका वेस्टर्न हाईलैंड। ये देखो ये जो अपर पार्ट है ना, ये इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हाईलैंड। वेस्टर्न में थोड़े से हाईलैंड्स ऊपर ऊपर है, थोड़ी सी आपके लेवल से थोड़ी ऊपर ऊपर है ये लैंड, तो उसके कारण हम इसे बोलते हैं वेस्टर्न हाईलैंड। फिर हमारा आता है नॉर्दर्न लो लैंड, ठीक है, ये आपकी आ गई नॉर्दर्न लो लैंड, ठीक है, थोड़ी सी ये इतनी हाई नहीं है। फिर बीच में इधर से थोड़ा सा ऊपर ऊपर है, ठीक है, ये जो सोर्स है थोड़ा सा आपकी इधर से जितनी भी रिवर्स है ना सारी ऐसे फ्लो करती हैं। क्यों? क्योंकि इधर से हमारी जो जमीन है, जो हमारी लैंड है थोड़ी सी उठी हुई है, तो उसके कारण सारी रिवर ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है इधर से, ठीक है। सर्दर्न अपलैंड आ गया। एंड देन लास्ट वन इज एल्पलैंड्स, ठीक है, एल्पाइन लैंड्स। इधर आपके स्टीप्स वगैरह पाएंगे, आपकी जो वेजिटेशन है वो हम पढ़ेंगे। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है सेंट्रल हाईलैंड। इनके बारे में इतना आपको मतलब कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वही आप गैदर कर लो, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो सेंट्रल हाईलैंड बोलता है दिस रीजन इज बॉर्डरिंग द मेन एल्प्स टू द नॉर्थ, ठीक है। जो आप सेंट्रल हाईलैंड इधर देख सकते हो, सेंट्रल हाईलैंड आपका ये बीच वाला ही जो आपका आ जाता है, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड ही है। तो सेंट्रल हाईलैंड आपका क्या है, एल्प्स के बिल्कुल ऊपर है, वही बोल रहा है। आपसे पूछा जा सकता है सेंट्रल हाईलैंड की पोजीशन, विच इंक्लूड्स ए लार्ज पोर्शन ऑफ सर्दर्न जर्मनी, और जर्मनी में पा रहे हैं। आपको मैंने बोला आपने सबसे पहले आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए कि यूरोप दिखता कहां पे, यूरोप में कैसी कैसी कंट्रीज है, कौन सी कंट्री कहां पे लाई करती है, ठीक है, एक रफ इमेज होनी चाहिए। और उस रीजन को हम बोलते हैं सेंट्रल अपलैंड्स। दीज फुटहिल्स टू द एल्प्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सच एज फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड कोल। अब इधर आपके बड़े अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और मेन लोकेशन है ये डेयरी फार्मिंग और कैटल राइजिंग के लिए। तो आप सभी को पता भी होगा ये जो आपका जर्मनी पोर्शन आता है ये डेयरी फार्मिंग के लिए मेन माना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है नॉर्दर्न लोलैंड, ठीक है। नॉर्दर्न लोलैंड आपका ये आ गया ग्रीनिश पोर्शन, मैक्सिमम पार्ट इसी ने कैप्चर किया हुआ है आपका यूरोप का। तो ग्रेट प्लेन्स दैट एक्सटेंड अक्रॉस नॉर्दर्न यूरोप फ्रॉम सर्दर्न फ्रांस नॉर्थ थ्रू जर्मनी एंड देन ऑल वे टू द यूरल माउंटेन्स, और पूरे यूरल माउंटेन्स तक फैले हुए हैं रशिया तक। दिस एरिया इज टेपिफाइड बाय प्रेरीज एंड एरिया ऑफ टॉल ग्रासेस। अब आपसे पूछा जाता है, बड़ी बार पूछा जाता है, नॉर्दर्न लोलैंड्स में किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। प्रेरीज पाई जाते हैं, इधर बड़े बड़ी घासेस पाई जाती है, कोई छोटी घासेस नहीं पाई जाती, और ये फार्म लैंड मोस्टली से कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन द नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड के लिए मेन चीज आपने याद रखनी है, ये कहां से कहां तक स्ट्रेचेस है, स्कैंडिनेवियन रीजन, ये जो आपके स्कैंडिनेवियन रीजन आ गए, ठीक है, ये वाला जो आ गया, ये सब कुछ आपका नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड में आता है। और इधर आपके डीप वैलीज पाओगे, आप प्लेन्स पाओगे, प्लेट्यूज पाओगे और रग्ड माउंटेन्स। आगे बढ़ते हैं, ये आप इधर देख सकते हो आपकी मेन रिवर्स हैं, ठीक है। ये आपकी वोल्गा रिवर आ गई, डॉन रिवर आ गई, आपकी राइन रिवर आ गई, आप इधर देख सकते हो, ठीक है, ये आपकी राइन रिवर, ठीक है, डॉन रिवर, ये दानुबे रिवर, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। ये आपने मतलब कुछ याद रखना है कि कौन सी स्टेट से, आप अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी राइन रिवर कहां से पास ऑन हो रही है, इधर मेरे हिसाब से जर्मनी था, तो जर्मनी से पास ऑन हो रही है, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब लास्ट स्लाइड है, ये आपके सामने है इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स। स्ट्रेट के बारे में आपको बता चुका हूं, जो 2 मेन वाटर स्ट्रीम्स को जोड़े उसे हम स्ट्रेट्स बोलते हैं।
अब यूरोप की इंपॉर्टेंट स्टेट कौन कौन सी आती है? पहली आपकी आती है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या है? एक ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मा को जोड़ती है। ब्लैक सी आपको पता है कहां पे है, मतलब कि एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की। टर्की ऐसी एक कंट्री है जो यूरोप में भी पाई जाती है और एशिया में भी पाई जाती है। अगर आपसे पूछें जो आपकी टर्की है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आपका आंसर जी एशिया एज वेल एज यूरोप। तो उसके उन दोनों टर्की के बीच में जो स्ट्रेट है उसे हम बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। अगला आता है आपका इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल आपको मैं दिखा देता हूं। इंग्लिश चैनल आप ऐसे आ सकते हो, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लिश इंग्लैंड थोड़ा मिलता जुलता है, तो इंग्लैंड के नीचे ही ये है इंग्लिश चैनल। ये रहा आपका इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल किस किस को सेपरेट करता है आप देख सकते हो, नीचे आपको लिखा हुआ मैंने, दैट इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस को ये सेपरेट करता है। नेक्स्ट वन इज गिब्राल्टर। गिब्राल्टर स्टेट मैंने आपको बता दिया है, दैट अफ्रीका एंड यूरोप। अफ्रीका का कौन सा पार्ट? मोरक्को, और यूरोप का कौन सा? स्पेन, ठीक है। एक बार मैं आपको लास्ट टाइम दिखा देता हूं, आपको पता होना चाहिए अब तक। तो ये जो आपका पार्ट है मोरक्को आ जाता है इधर, और इधर आपका फ्रांस आता है। तो इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो ये स्ट्रेट है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर यूरोप कॉन्टिनेंट। होप कि आपको क्लियर होगा। तो इसके साथ ही हम अपने यूरोप कॉन्टिनेंट से भी डन, वी आर डन विद दिस पार्ट, वी आर डन विद द थर्ड कॉन्टिनेंट, थर्ड पार्ट। सून हम आपके लिए फोर्थ पार्ट भी लेके आएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस, और जल्दी मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ।